उस पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था। पुलिस के भरोसे पर पिता ने मुन्ना सिंह को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जब उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया तो न्यायालय से पुलिस रिमांड मांगा। जब न्यायालय उसे पुलिस के रिमांड पर भेजने लगी तब मुन्ना सिंह ने कहा था जज से कि अगर उसकी मौत हुई तो वह पुलिस जिम्मेवार होगी और न्यायालय जिम्मेवार होगा। पुलिस की यातना से मरनासन होकर वह जब जेल पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे फिट घोषित कर दिया था। कैदियों ने हंगामा मचाया, जिसे अपराधी कहते हैं, जो जेल में बंद हैं, और मैंने डाइंग डिक्लेरेशन कराया तो जितेंद्र कुमार सस्पेंड हुए, बर्खास्त हुए। यह है सजा भरत तिवारी को न्याय मिले, उनके हत्यारों को सजा मिले और उन्होंने जो सपना देखा था गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, देश के लिए, अपने राज्य के लिए, उसे कैसे पूरा किया जाए। और इसके लिए हम सबको सतर्क होकर, सचेत होकर कुछ काम करने होंगे और उन महत्वपूर्ण काम को मैं आपके बीच चर्चा करना चाहता हूं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। दरअसल मैं जो देख रहा हूं और जो स्थिति बन रही है, अब सरकार के नुमाइंदे भी भरत तिवारी के गांव पहुंचने लगे हैं। 13वीं के बाद उन्हें एहसास हो गया है कि यह आग उन्हें जलाकर राख कर देगी। ऐसे में उन्होंने अब सांत्वना देना प्रारंभ कर दिया है। अरे सरकार आपकी थी, आपके आदेश से सब कुछ होता है, पुलिस आपकी है, गृह मंत्रालय भी आपके हाथ में था, फिर आप सांत्वना देने जा रहे हैं। जांच भी तो आपने रिटायर्ड जज से करानी शुरू कर दी है और किसी भी जांच का हश्र क्या होता है या किसी से छिपा नहीं है। चाहे निठारी का वो कांड हो जहां हत्यारों को फांसी की सजा मिली, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद, बरसों की लड़ाई के बाद सभी रिहा हुए और वो गरीब जिनके बच्चे मारे गए थे उन्हें कुछ नहीं मिला। दरअसल मैंने कई काम किया है और जमुई में कस्टडी में डेथ के एक मामले में, मुन्ना सिंह की हत्या मामले में, मैंने उनके स्वजाति भूमियार जाति के दरोगा जो पहले ही दिन जमुई टाउन थाना में ज्वाइन किए थे और उन्होंने अपने को दबंग दिखाने के लिए, अफसरों की नजर में पुरस्कार पाने के लिए कस्टोडियल डेथ यानी हत्या कर दी थी। उसके लिए महत्वपूर्ण, इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, मैं इस गंभीर पहलू को दिखाना चाहता हूं कि भरत तिवारी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सिर्फ मृत्यु भोज खाने से कुछ नहीं होगा, उससे आगे हमें सीरियस होना होगा। सरकार के जो नुमाइंदे आप तक पहुंच रहे हैं उनको समझना होगा कि वो चाहते क्या हैं। न्यायालय ने ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए उसके इस गंभीर आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे मुन्ना सिंह को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस कस्टडी में मुन्ना सिंह को तब के दरोगा जितेंद्र कुमार ने अपने साथी दरोगा सत्यव्रत भारती के थाने गिद्धौर थाने में ले जाकर उसे पूरी तरीके से पीटा और उसके ऊपर अत्याचार के सारे प्रयोग किए जो पहली बार दरोगा ज्वाइन करने के बाद वह सीखना चाहता था। उसके मल द्वार में इस तरह का व्यवहार किया गया कि उसके आंत तक, पेट तक इन्फेक्शन हो गया। फिर जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो दरोगा जितेंद्र कुमार ने उसे अपने एक साथी असिस्टेंट पुलिस पदाधिकारी के हाथ से जमुई अस्पताल भेजा। जमुई अस्पताल में डॉक्टरों से इन लोगों ने धोखा पट्टी पढ़ाकर उसे फिट करार करा दिया। जो व्यक्ति 2 लोगों के कंधे पर चढ़कर आया था, जो अस्पताल में खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसके मलद्वार में इस तरह के इन्फेक्शन और इस तरह के घाव थे कि वो अपने खुद से बैठ नहीं पा रहा था, वो चितांग लेट नहीं पा रहा था, उसे डॉक्टरों से इन लोगों ने फिट करार करा दिया और फिर उसे जेल के अंदर डाल दिया गया ताकि जेल में उसकी मौत को तमाशा बनाया जा सके। संयोग कहिए, मैं वकालत और पत्रकारिता में लोगों का भरोसा जीत चुका था। लोग उस दौर में भी मुझे मानते थे जैसे आज आपने भरोसा भरत भूषण तिवारी के मामले में कायम किया है। एक फ़ोन आया, कैदियों के रिश्तेदारों ने फ़ोन किया कि आप जमुई जेल में बंद एक कैदी की खराब स्थिति को देखते हुए कोई मदद करिए। यकीन मानिए, तब जमुई के जिला जज श्रीमान ज्योति कुमार श्रीवास्तव जी थे और दयालाल जी माननीय सीजीएम थे। उन लोग जेल पहुंचे। मैं भी चूँकि सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूं, इस नाते एक वकील के रूप में वहां पहुंचा था। जेल के अंदर मुन्ना सिंह की हालत अत्यंत खराब थी। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेट भी नहीं पा रहा था और साफ दिख रहा था कि वह कुछ देर का मेहमान है। उसका पूरा शरीर इन्फेक्शन के कारण काला पड़ गया था। तुरंत उसे जमुई सदर अस्पताल भेजा गया। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और फिर इस दौरान जमुई अस्पताल और जेल जाते हुए मैंने उसकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। मैं जान रहा था कि कुछ देर में कुछ अनहोनी होने वाली है
और फिर जांच पड़ताल के बाद तब के माननीय जिला जज और माननीय सीजीएम अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगे। जेल से अस्पताल के बीच के एक पल के बीच में समय में मैंने समझ लिया था कि अगर इस वक्त मैंने निर्णय नहीं लिया तो ये बेमौत मरेगा और इसकी मौत को कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। मैंने तुरंत जिला जज साहब से आग्रह किया कि आप अस्पताल में भर्ती मुन्ना सिंह से एक बार मिल लीजिए, क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती हुआ है तो उसकी हालत कैसी है ये ज़रूरी है। वो कुछ देर सोचने लगे, लेकिन उन्होंने मेरी बात मान ली और यही मुन्ना सिंह कस्टोडियल डेथ मामले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। मैं सीधे अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के बिस्तर में कैदी वार्ड में मुन्ना सिंह को लेटाया गया था, लेकिन वो जब भी लेटता तो उस करवट बदलने लगता था, क्योंकि उसके पीछे के हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा थी। कहा जाता है कि उसे मल द्वार में पेट्रोल इंजेक्ट कर दिया गया था। तड़पता हुआ व्यक्ति न सो पा रहा था, न जाग पा रहा था। उसकी पूरी आंत, उसके पेट का पूरा अंग खराब हो चुका था। उसकी आंखें लाल निकल कर बाहर हो चुकी थी, लेकिन तब वो बोल रहा था क्योंकि वो साहसी था, हट्टा कट्टा जवान था। मैंने उनसे कहा कि सर जब आ ही गए हैं, मैंने विवेक का पल पल इस्तेमाल किया। मैंने कहा सर आप जिला जज हैं, आप आ ही गए हैं तो इसका बयान ले लीजिए, क्या पता थोड़ी देर में ये रहे ना रहे। फिर उन्होंने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर मान गए और फिर शुरू हुआ। जिला जज बयान ले रहे थे और सीजीएम साहब उस बयान को अपने हाथों से लिखने लगे। मुन्ना सिंह एक एक चीज़ बताता चला गया। मैंने तब भी अपने विवेक का इस्तेमाल किया। मुझे लगा कि कल हो सकता है कुछ परिस्थिति पलट जाए तो मैं क्या करूँगा। मैंने उन सब चीज़ों का वीडियो बना लिया जब जिला जज साहब बयान ले रहे थे और सीजीएम साहब बयान लिख रहे थे। ये बयान डाइंग डिक्लेरेशन कहलाया। इससे बड़ा एविडेंस नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की मौत से पहले दिया गया बयान, मृत्युकालीन बयान, इससे बड़ा कोई एविडेंस नहीं होता है। उस पर मैंने दौड़कर तत्कालीन जो डॉक्टर वहाँ ड्यूटी थे उनसे भी दस्तखत कराया, मोहर लगवा दिया। और यही इस केस के मुन्ना सिंह के न्याय के लिए एक बड़ा चीज़ साबित हुआ। खैर थोड़ी ही देर के बाद मुन्ना सिंह को वहाँ से पटना रेफ़र किया गया, लेकिन उसके पहले ही मुन्ना सिंह की मौत हो गई। और मुन्ना सिंह अपने परिवार में अकेला चिराग था, क्योंकि उसके और परिवार के अन्य सदस्यों की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। उनके बाबा की हत्या कर दी थी, उनके परिवार में अन्य युवकों की हत्या कर दी थी, और एक नौजवान जो बचा था उसे पुलिस वाले ने बेदर्दी से मार दिया था। मुकदमा शुरू हुआ। पुलिस वाले पर मुकदमा दर्ज कराया उसके बूढ़े पिता ने, कुशेश्वर सिंह ने, और यहाँ से कहानी शुरू हुई। आप समझिए, जब कोई आम आदमी, कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति भी अगर किसी केस में फंसता है तो पुलिस से वो डायरी लिखवाता है, वो डॉक्टर से इंजरी बनवाता है, पोस्टमार्टम लिखवाता है, और अगर कोई रसूखदार, पैरवीकार, पैसे वाला अगर बीच में आ जाए तो आपका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पुलिस की डायरी, पुलिस का अनुसंधान और डॉक्टर की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, अब खुलेआम उसका रेट तय है। आप चाहिए तो अस्पताल के बाहर जाके किसी से दलाल से पूछ सकते हैं, पुलिस थाने के बाहर किसी दलाल से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा किस काम के कितने पैसे लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लड़ाई बहुत आसान नहीं थी। कुशेश्वर सिंह अकेले लड़ने लगे। मैं उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने अन्याय होते अपनी आंखों से देखा था। मुन्ना सिंह भी भूमियार थे और दरोगा जितेंद्र जिसने उन्हें मारा था वो भी भूमियार, लेकिन मैंने जो सच था उसका साथ चुना। जितेंद्र कुमार की भी ट्रेनिंग हुई थी, वो उस बैच के सभी दरोगे से मेरा बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन मैंने न्याय के साथ देना उचित समझा। कुशेश्वर सिंह के साथ मैं खड़ा हो गया। कुशेश्वर सिंह को बहुत पैसे का ऑफर मिला इस केस को छोड़ देने के बदले। वो मेरे पास आकर बैठ जाते थे और कहते थे कि मैं क्या लड़ूंगा, आप लड़ दीजिए। जो अधिवक्ता साथ थे ऑन पेपर वो अलग थे, मैं बतौर पत्रकार और बतौर वकील दोनों तरीके से उनकी मदद कर रहा था। और सच वही हुआ, वो डाइंग डिक्लेरेशन गायब हो गया रिकॉर्ड से। जो मृत्युकालीन बयान एकमात्र सबूत था वो गायब हो गया। तब मुझे लगा अब मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना ही होगा। मैंने उस दिन जो अस्पताल में ये वीडियो बनाया था, मैंने उसे सबको दिखा दिया कि ये जज साहब बयान ले रहे हैं, सीजीएम से आप बयान लिख रहे हैं, और ये डाइंग डिक्लेरेशन है। यही एक चीज़, एक कागज़ दोषी को सज़ा दिलाएगा, दरोगा को सज़ा मिलेगी। वो कागज़ कहाँ है? अगर नहीं देते हैं तो मेरे पास इसका प्रूफ है कि आपने बयान लिया है, और वो बयान गायब है। अंततः
हंगामा बरप गया। मुझे लोग आक्रोशित होकर कोसने भी लगे। आप अंदाजा कर लीजिए कितना गुस्सा आ रहा होगा पुलिस महकमे के लोगों को और जज साहब के यहाँ, जहाँ से वो डाइंग डिक्लेरेशन मिसिंग हुआ था, गायब हुआ था। खैर 1 महीने की जद्दोजहद के बाद वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड पर मंगाया गया। जहाँ से भी आया हो, जैसे भी आया हो, उस पर विवेचना करना उचित नहीं है। और फिर उस पर केस का ट्रायल शुरू हुआ। बीच में उस डाइंग डिक्लेरेशन को सिग्नेचर वाले कॉर्नर को फाड़ने की कोशिश हुई, वो भी मेरे पास है, चूँकि उसके पल पल को मैं जान रहा था। खैर मुकदमा चला। इस मुकदमे की लड़ाई के लड़ते 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 कुशेश्वर सिंह की मौत हो गई। वो पिता थक गया, हार गया, मर गया। और वो मुकदमा इन लोगों ने अपने चहेते किसी कोर्ट में ट्रांसफ़र कराया। जब पिता भी पैरवी करने वाला नहीं रहा, तब एक दिन उस केस में, जहां आजीवन कारावास से नीचे की सज़ा नहीं हो सकती थी, ये दोनों दरोगा बर्खास्त तो हुए ही थे, सज़ा तो हुई ही थी, जेल में तो बंद थे ही, लेकिन उनको आजीवन कारावास से नीचे की सज़ा नहीं हो सकती थी। बहुत एक छोटी सी सज़ा सुनाई गई। और अब यह मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपील में है, जहां निर्णय होना भी बाकी है। तो अगर एक पत्रकार, एक वकील, एक समाज का प्रहरी, एक सच्चा व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए, तो चाहे करप्ट पुलिस चाहे जितना भी जोर लगा ले, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चाहे जितना भी बदल ले, बेच ले, खरीद ले, एक पत्रकार, एक वकील, एक सच्चा समाज का प्रहरी भरत भूषण तिवारी के साथ भी खड़ा होना चाहिए, ताकि उसके इसी तरह लाचार पिता और माँ को अपने बेटे के लिए न्याय मांगने में कठिनाई ना हो। और यह लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी चाहिए। इस उदाहरण को मैंने इसलिए सुनाया। दूसरा भी किस्सा आपको सुनाता हूँ। ये कहानी 97-98 की होगी। मैंने 1995 में वकालत ज्वाइन किया था। वकालत ज्वाइन करते मुझे एक अत्यंत खतरनाक केस मिला, और मेरे पटना हाई कोर्ट में जो वकील होते थे, और उस समय उत्सुकता भी यंग था, मैं तस्वीरों में आप देखिएगा, मैं बहुत यंग था, तो मुझे उत्सुकता होती थी। ये लगा था कि ये ऐसा रास्ता है जिससे आप बहुत लोगों को न्याय दिला सकते हैं। तो पटना हाई कोर्ट में हमारे वकील होते थे कन्हैया बाबू, कन्हैया प्रसाद सिंह, जो अभी माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष जी के पिताजी थे। तब आशुतोष जी ने वकालत ज्वाइन भी नहीं किया था, वो जूनियर हैं हमसे। तो मैं कन्हैया बाबू के यहाँ बैठा था। उन्होंने कहा आज एक बहुत चर्चित केस का सुनवाई करना है, दिल्ली से भी सुप्रीम कोर्ट से वकील आए हैं। तब के एक जस्टिस थे, उनका नाम था नागेंद्र राय, जो लोग जानते हैं, माननीय नागेंद्र राय पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। और उनके कोर्ट में यदि केस चढ़ जाता था तो हर जेल में कैदी बोलता था कि उनके सामने से इस केस को किसी भी तरीके से हटा दो, वरना बचना मुश्किल है। उनका इतना सख्त छवि था। उनके केस में सुनवाई होनी थी। कन्हैया बाबू के साथ वकील के रूप में पास बनाकर मैं कोर्ट रूम में पहुंचा। डबल बेंच में नागेंद्र राय जी बैठे थे। सुनवाई शुरू हुई। मैं पीछे बैठा गौर से सुन रहा था। पहली बार हाई कोर्ट में बैठा था। छोटी सी बात कहते ही नागेंद्र राय जी माननीय न्यायमूर्ति उछल पड़ते थे। आप किसका बचाव कर रहे हैं? आपने पढ़ा नहीं है। ये व्यक्ति दूधनाथ राम, तब से मुझे वो नाम याद है, क्योंकि ऐसा नाम भी मैंने कभी नहीं सुना था। ये व्यक्ति दूधनाथ राम, 12 चट्टी गया का थाना प्रभारी, इतना अपराध का मुकदमा पहले से इस पर था, यह थाना प्रभारी बना कैसे? नागेंद्र राय जी ये कह रहे थे। मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं, मैं इसमें सज़ा सुनाऊंगा। और उन्होंने सेशन कोर्ट के खिलाफ जो अपील उनकी अदालत में आया था, जिसकी सुनवाई के लिए बड़े बड़े दिग्गज वकील दिल्ली से भी मंगाए गए थे, उन सब के सामने उनकी बोलती बंद कर दी और साफ साफ कहा कि सेशन कोर्ट ने जो फांसी की सज़ा मुकर्रर की है, वो सज़ा मुकर्रर रहेगी, बरकरार रहेगी, और उन्होंने सज़ा को बरकरार रख दिया। इस केस की सुनवाई जब हुई तो मैं उसको जानने लगा कि आखिर है क्या। मेरे साथ पीछे में एक लड़का बैठा था जो नागेंद्र राय जी के आक्रोश पर थोड़ा सा विचलित होता था। मैंने उससे पूछा आप कौन हैं? उसने बताया मैं दूधनाथ राम का बेटा हूँ, उस थाना प्रभारी का बेटा। आप समझिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार का भी ये पुलिस वाले ख्याल नहीं करते हैं, क्योंकि घर जब ये पहुंचते हैं वर्दी खोलकर, तब उन्हें समझना चाहिए कि उनका भी बेटा, बेटी, परिवार, पत्नी, माँ, बाप, वृद्ध सामने होंगे। और पुलिस वाले का मतलब ये नहीं होता है कि आप दानव और राक्षस का रूप अख्तियार कर लें, क्योंकि आपको भी अपने बच्चों को गोद में लेना होगा। तब नाखून का पंजा आपके बच्चे के शरीर में भी लग सकता है अगर आप दानव का रूप धर लेंगे अगर इंसान से।
आपके बूढ़े माँ बाप को भी जब आप पकड़ेंगे तो उनके ऊपर भी आपका ये दानव वाला पंजा लग सकता है। किसी का भी माँ बाप है, किसी का भी बच्चा है, आप उसको अगर इस तरीके से अत्याचार करेंगे जैसा भरत भूषण तिवारी के साथ हुआ तो आप बच नहीं सकते हैं। दूधनाथ राम की कहानी कुछ इस प्रकार है, उसे आपको मैं सुना देता हूँ। 1993 की बात है, 5 दिसंबर थी, सुबह 4-5 बजे के करीब। वैसे एफआईआर में बात दूसरी है कि दूधनाथ राम थाना प्रभारी बाराचट्टी गया को यह सूचना मिली थी कि 3 लोग मारुति वैन में सवार होकर गोली फायर करते हुए जा रहे हैं, वो अपराधी हैं। और इस सूचना पर दूधनाथ राम ने उनका पीछा किया और तीनों को एनकाउंटर करके मार दिया। जबकि कहानी दूसरी थी। बाराचट्टी में जिस जगह पर, जिस कॉर्नर पर यह घटना हुई, उस कॉर्नर पर मारुति वैन में सवार रांची और गया के 3 व्यापारी, जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहे थे। आसपास बताते हैं लोग कि वहाँ कहीं चाय की दुकान में दूधनाथ राम अपना कैंप कर रहे थे, पुलिस वालों के साथ चाय पी रहे थे, जो भी कर रहे हों। मारुति वैन वाले की गाड़ी पंचर हुई, किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और दूधनाथ राम ने अपने पुलिसकर्मियों के साथ तीनों को वहीं पर गोली मार दी। नज़दीक से मारी गई गोली के बाद उन तीनों को गाड़ी में लाद कर, डकैत बताकर, लुटेरा बताकर एफआईआर दर्ज कर दिया। पुलिस की सख्ती का प्रयोग देखिए। लेकिन पाप का घड़ा कभी न कभी फूटता है। जब नागेंद्र राय बोल रहे थे तो बार बार बोल रहे थे कि मैंने इसकी हिस्ट्री देखी है, यह व्यक्ति इतना आपराधिक रिकॉर्ड वाला है, यह थाना प्रभारी बना कैसे, मैं इसकी जांच चाहता हूँ। उनका आक्रोश इतना ज़्यादा था। खैर, उस मामले की सुनवाई हुई। घर परिवार वाले और वर्तमान परिस्थिति आप समझिए कि सुबह के वक्त में उस अंधेरे में कोई नहीं होगा, लेकिन कभी कभी घटना स्थल, वो साक्ष्य, परिस्थिति, वक्त, ये सब गवाही देने लगता है जब पाप का घड़ा भरता है तो। और उन्हीं सब के आधार पर यह तय हुआ कि इन लोगों ने उसका फर्जी इनकाउंटर किया, उसे मार दिया और मारने के बाद उसे लुटेरा बता दिया था। सभी पुलिस वाले को 6-7 की संख्या में सजा हुई। सेशन कोर्ट ने सबको फांसी की सजा सुनाई थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 3 को दूधनाथ राम थाना प्रभारी के अलावा 3 को फांसी की सजा मुकर्रर की, बाकी को आजीवन कारावास में बदला। बाद में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सभी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। लेकिन सजा तो हुई और फर्जी इनकाउंटर का यह केस भी इसी तरीके से समाप्त हुआ। मैं 2 मुकदमे आपको सुना चुका। अब तीसरा मुकदमा भरत भूषण तिवारी का आपके समक्ष है। आप और उस गांव की मिट्टी, हर वो व्यक्ति जिसके लिए भरत भूषण तिवारी लड़ रहा था, आप सब गवाही देंगे और भरत भूषण तिवारी के हत्यारों को सजा मिलेगी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यही था। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं और सत्य जीतेगा। सत्यमेव जयते। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा।